Yes. So let us see the concept of modulation in today's lecture in electromagnetic induction. Sorry, electromagnetic waves. Okay. Yes, I hope you can see the screen. Okay. So let us see what is modulation. क्योंकि देखो लास्ट टाइम हमने ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के बारे में डिटेल में देखा था, फिर उसके बाद स्काई वेव प्रोपोगेशन भी देखा था, और फिर स्पेस वेव प्रोपोगेशन भी देखा था। और इन सब से सुपीरियर जो होता है तो उसको हमने वो भी हमने देखा था, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, सैटेलाइट को यूज करके जब हम ये कम्युनिकेशन करते हैं तो 3 सैटेलाइट्स यूज करके पूरा ग्लोब कवर किया जा सकता है, and any message can be communicated to the whole globe using 3 satellites which are launched in the uh, geostationary orbit, which is at a height of 36,000 kilometer from the earth surface। ठीक है, तो ऐसे 3 सैटेलाइट्स जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज करके हम पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। बट अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन। देखो, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि होता क्या है ना कि सिग्नल मतलब साउंड वेव्स, जो अभी सपोज ये सब जो माइक है, ठीक है, ये माइक क्या करेगा कि जो साउंड वेव्स है इसको वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। ओके, बट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैनॉट ट्रेवल वेरी फास्ट, देयर स्पीड इज वेरी स्लो। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो साउंड वेव्स कन्वर्ट होते हैं, साउंड वेव्स को जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं उनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। उनका फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट होता है इतना 256 के आसपास, 256 हर्ट्ज, या कभी होता है 512 हर्ट्ज, वो वेरी होता है ऑलमोस्ट, सोर्स टू सोर्स वेरी करता है। but we can just see that this frequency range is almost from 256 hertz to 512 hertz, no doubt. And because of that, this frequency is very small, and because of that, these waves have a very high attenuation. That means these waves travel with a very slow speed। ये जो waves है इनका जो speed अगर conducting wires के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो वो भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, उसको 1 किलोमीटर या सपोज 5 किलोमीटर जाने के लिए भी ऑलमोस्ट 4-5 सेकेंड्स लग सकते हैं, नो डाउट। बट अभी ये जो स्पीड है ये बढ़ाने के लिए, मतलब ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन करने के लिए और दूर दूर तक इन स्पीड्स को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है। अब देखो, एक तरफ होता है साउंड वेव जो कन्वर्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, इसको हम बोलते हैं राइडर वेव। ओके, दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज अ राइडर। व्हाई इट इज कॉल्ड सो? बिकॉज इट इज गोइंग टू राइड। राइड मतलब वो आगे जाने वाला है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं राइडर वेव। दूसरी तरफ होता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, जो कि हमको पता है ऑलरेडी ऑल्टरनेटिंग करंट्स को यूज करके ही बनाया जाता है। ठीक है, जो हमने उस दिन एक्सपेरिमेंट्स देखा था, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करके हाई फ्रीक्वेंसी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे जनरेट किया जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज वेरी हैविंग वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो हैविंग वेरी हाई स्पीड। ओके, तो अभी ये यहाँ से इसको हम बोलेंगे कैरियर वेव। ओके, देखो ठीक से, इसको हम बोलेंगे कैरियर वेव। ओके, कैरियर क्यों बोला उसको? बिकॉज दिस वेव इज गोइंग टू कैरी दिस सिग्नल हियर। तो सिग्नल को कैरी करने वाला जो वेव है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे कैरियर वेव। कैरियर मतलब इज जस्ट लाइक अ व्हीकल। ठीक है, फॉर द राइडर वेव। ये राइडर वेव मतलब जैसा कि पैसेंजर हो गया, और ये कैरियर वेव जो है वो जैसा कि रॉकेट हो गया। तो जब भी कोई पैसेंजर रॉकेट के अंदर बैठता है तो उस रॉकेट के साथ बहुत हाई स्पीड में आगे बढ़ता है। तो सेम वही यहाँ पे किया जाता है। ये जब राइडर वेव को जब हम सुपर इम्पोज करेंगे कैरियर वेव के साथ, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर ये मिक्सचर आगे बढ़ता है बहुत हाई स्पीड के साथ, और इसी को ही मॉड्यूलेटेड वेव बोला जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द राइडर वेव with this carrier wave here is actually called as the modulation। ओके, अब यहाँ पे समझो ठीक से मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब, मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ दिस कैरियर राइडर वेव। ठीक है, राइडर वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगा, और कैरियर वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगा। दिस इज द कैरियर वेव and this is the rider wave. So when the rider wave is just superimposed or mixed with the
carrier wave, then the resultant wave formed here is called as actually the modulated wave. ठीक है, इसको हम बोलेंगे modulated. ठीक है, modulated wave. अभी इसमें हमको ये देखना है कि ये मिक्सिंग के कितने टाइप्स है, कितने अलग अलग तरीके से हम ये मिक्सिंग कर सकते हैं, वो अगर हम ठीक से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन. ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. यस, सी हियर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि देखो अभी ये सिग्नल जो वेव है, तो वो सपोज ऐसा है, दिस इज द सिग्नल वेव. ओके, एंड द कैरियर वेव which is to be superimposed with this signal wave here is going to be like this. Okay, so just for our reference we'll just mark some lines. Okay, ये दो लाइंस में मार्क कर रहा हूँ. यस, सो अभी इन यहाँ पे कैरियर वेव जो है तो वो इस तरह से बनेगा. देखो ठीक से, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द कैरियर वेव. whose amplitude is going to be very much large actually. Sorry, amplitude no, frequency. Frequency of this wave is going to be very much high. Yes. Okay, so this is the carrier wave. See the frequencies. Okay, यहाँ पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसीज जो इनके बीच में डिफरेंस है, तो वो क्लियर कट देख पा रहे हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना छोटा है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना बड़ा है. कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, इसको हम एफ सी which stands for the frequency of carrier wave. and the signal wave जो है, या जो वेव हमको पहुंचाना है, साउंड वेव का कन्वर्ट किया हुआ जो वेव होता है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है तो वो बहुत कम होता है, उसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव बोल सकते हैं, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफएम से डिनोट कर सकते हैं, नो डाउट. अभी हाउ विल यू मिक्स दिस टू वेव्स. अभी वो तो वेव्स है, वो कोई ऐसे नंबर तो है नहीं कि ये मान लो कि ये वेव जो है वो सपोज एक 5 है और ये वेव 8 है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया और 13 बन गया. ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो वेव्स है. वेव्स मिक्स कैसे करेंगे, नंबर्स कैसे मिक्स करते हैं वो हमको पता है, बट हाउ विल यू मिक्स द वेव्स. एंड when we will just mix these waves, what will be created? Again a wave. ठीक है, ये तो क्लियर बात है कि when the two waves will be mixed, there will be a wave created here. But now what do you mean by this amplitude modulation here? ये amplitude modulation का मतलब क्या होता है कि the amplitude of this carrier wave will actually vary according to the signal wave. तो इस सिग्नल वेव के एम्पलीट्यूड के हिसाब से ये मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड वेरी होगा. जिसका मतलब अभी देखो ठीक से, अगर हम यहाँ पे ये अगर कॉपी करते हैं 2 मिनट में, देखो ये पूरा मैंने कॉपी कर दिया. ओके, और उसको फिर से कॉपी करके सपोज उल्टा कर दिया. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है. सो सी हियर व्हाट हैपेंस हियर इज दिस इज जस्ट अ कॉपी. अभी इस एम्पलीट्यूड, अभी ये वेव तो रहेगा यही, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी होगा इन अकॉर्डेंस विद दिस सिग्नल वेव.
तो ये सिग्नल वेव का जब एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो उस समय इस वेव का भी एम्पलीट्यूड छोटा बन जाएगा, मतलब ये ऐसा वेव बनेगा। वो देखो, दिस इज गोइंग टू बी द वेव which is considered to be the modulated wave actually. Yes, you can just imagine what is happening. Okay, तो ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नो डाउट, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है हर इंस्टेंट पे अगर देखते हो तो एम्पलीट्यूड उसका कौन डिसाइड कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज वेरिएबल एंड इट इज डिसाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वेव। ये जो सिग्नल वेव है उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से इस वाले वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करता है। और ये जो वेव, नया वेव जो फॉर्म होता है उसका एम्पलीट्यूड एक्चुअली वेरिएबल है तो वो वेव ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है वो, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से वेरी होगा जो इस सिग्नल वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर वो डिपेंड करेगा, उस समय के सिग्नल वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। Okay, so see like this. This type of wave will be formed after the modulation here. इवन यहाँ पे फिर से एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और फिर बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन लाइक दैट, सो फोर्थ। इवन अगर हम ये पार्ट जो है वो हटा भी देंगे तो भी चल जाएगा। देखो ये वाला पार्ट जो है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। Yes, we can see this type of wave which is obtained here, whose amplitude is going to be variable, okay, according to this signal wave. ये जो सिग्नल वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसके हिसाब से इस वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिसाइड होगा। ये देखो यहाँ पे सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इस पोर्शन पे ज्यादा एम्पलीट्यूड हमको दिखाई देगा। इस पोर्शन पे इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, देखो यहाँ पे कम हो गया ना एम्पलीट्यूड। तो वैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम हो गया। इवन यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है सबसे कम हो गया, मिनिमम हो गया। तो वही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिनिमम हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट हियर। सो इन दिस वे व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव changes according to the amplitude of signal wave, then this process is actually called as the amplitude modulation. Remember, I will repeat again. See, what is the amplitude modulation? When the amplitude of the signal carrier wave changes in accordance with the amplitude of this signal wave is called as the amplitude modulation. Okay, the process in which the amplitude of carrier wave changes in accordance with the amplitude of the signal wave. So this process is actually called as amplitude modulation. Getting clear here? Amplitude modulation क्या होता है, सबको समझ में आया ठीक से? This is actually a very cheap method and also it is very easy to understand. ये बहुत easy है, understand करने के लिए भी easy है और even implement करने के लिए भी easy है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसके अंदर के जो ड्रॉबैक्स है तो वो ये है कि सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर नॉइज का सुपरपोजिशन जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, नॉइज कैन जस्ट इंटरफेयर इजीली इन दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब ये कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वजह से भी मॉडिफाई हो जाता है। और ये एम्पलीट्यूड नॉइज की मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी इसके ऊपर बैठ जाते हैं और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिसेप्शन है, मतलब जो आउटपुट क्वालिटी जो है वो क्वालिटी वहाँ पे हमको कम मिलता है। ठीक है, लो क्वालिटी का साउंड हमको या लो क्वालिटी का हमको आउटपुट मिलता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज, एंड सेकंड थिंग इज दैट लो क्वालिटी।
ठीक है, because of the noise reception or noise superimposition, the quality obtained here is very low. Okay, and also but still we are using this wherever more quality is not required. तुमने अगर देखा रेडियो के अंदर ये जो AM होता है, AM, तो AM is actually the short form of this amplitude modulation actually. Okay, AM का मतलब ही amplitude modulation होता है, और यहाँ पे जो frequencies use किए जाते हैं तो वो comparatively low frequencies यहाँ पे use किए जाते हैं amplitude modulation के अंदर. ठीक है, so let us see the next type of modulation, that is about the frequency modulation. See here, what is frequency modulation? This is also the modulation. That means in this case also the signal wave and the carrier wave is going to get mixed with each other. But here in this case, what happens is, suppose this is the signal wave and suppose this is the carrier wave, just we have drawn in the last slide. So when they will just be mixed here, so in this case, what happens is the frequency of this carrier wave actually changes in accordance with the amplitude of this signal wave. तो इस सिग्नल वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसके हिसाब से, जैसे ही सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से, और जैसे ही उसका एम्पलीट्यूड कम होता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा. अगेन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज व्हेन एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, एंड अगेन द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज एंड डिस्प्ले इन दिस वे. So this type of structure will be obtained here when we just perform frequency modulation here. So frequency modulation is also the type of modulation in which the frequency of carrier wave just changes in accordance with the amplitude of this signal wave, and the resultant wave is called as a frequency modulated wave. And this frequency modulation is widely used in means most of the applications in radio system, just because it is less prone to noise. मतलब noise यहाँ पे बहुत easily superimpose नहीं हो सकता है. Noise cannot interfere to large extent. जैसे amplitude modulation के अंदर हम देखते थे कि noise easily उसमें घुस जाता था और उसकी वजह से बहुत जो quality है उसको बिगाड़ देता था. वैसे यहाँ पे noise quality बिगाड़ता नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे हमको high quality का जो output है वो मिल सकता है. तो इसीलिए जहाँ पे हाई क्वालिटी कंसर्न है तो वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो एंड इवन अंडरस्टैंड ऑल्सो. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी कैन जस्ट यूज दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. it is already used in the radio channels. ये जो सब रेडियो चैनल्स हम देखते हैं सुनते हैं तो वो उनके अंदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही यूज किया जाता है. उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है FM. ठीक है, तुमने देखा होगा रेडियो मिर्ची वगैरह वगैरह जो सब चैनल्स होते हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके अंदर FM लिखा हुआ होता है. FM का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली. और AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. यस, एंड देन नेक्स्ट इज अबाउट द फेज मॉड्यूलेशन. Okay, so phase modulation, इसके अंदर क्या किया जाता है देखो. Again we suppose have a signal and a carrier wave and both of these are to be mixed with each other. So what happens here is the phase of this carrier wave will just change in accordance to the amplitude of this signal wave here. तो इस signal wave का जब amplitude बढ़ेगा तो इस carrier wave का phase बढ़ेगा, और अगर signal wave का amplitude कम होगा तो उसका phase कम हो जाएगा. उसको हम डायग्राम में दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, we can just imagine only, but this is the third type of modulation which is called as phase modulation. इसको short में PM बोलते हैं. This also has the same advantages of FM. FM के बदले हम इसको यूज कर सकते हैं, but it's FM is more preferred than PM. So again getting this as a, but ये भी जो है ज़्यादा widely use नहीं किया जाता, but just we can use it, and it is a third type of modulation. Okay, so these are the different types of modulation, and this is the last topic in this chapter. And now let us go to the numericals. So उसके लिए जो फॉर्मूले ये करेंगे, फॉर्मूलेस फटाफट एक बार लिस्ट करेंगे फटाफट. देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर के अंदर, C is equal to nu into lambda, जो कि ऑलरेडी फॉर्मूला हुआ करता है the relationship between the velocity of the wave and frequency and wavelength of the wave.
Again we have the frequency to be simply the reciprocal of its period. Okay, बाकी distance equal to speed into time तो already हमारे पास है ही, no doubt. But again we have the formula that is omega is equal to 2 pi by capital T, or we can also call it as 2 pi into f. उसको हम f बोल सकते हैं या तो फिर न्यू बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है. और k जो है, k को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, which is actually going to be 2 pi by lambda. Remember, lambda is the wavelength of the wave. And इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स अलोंग y axis, and it is given by the formula E naught sin omega t minus kx. And magnetic field varies along z axis, and it is given by the formula B naught sin omega t minus kx, no doubt. And also that is these two formulae can also be expressed in terms of frequency and wavelength like this. So Ey can be actually expressed as E naught into sin 2 pi into t plus k into x, sorry, x by lambda we can say. ये k का जो वैल्यू है 2 pi by lambda, वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो 2 pi will be taken out and 1 upon lambda will be left inside. In the same way here, bz will actually be obtained as b naught into sine of 2 pi out, and in bracket we can have this ft minus x by lambda as it is. Again we can just have the formula that is the ratio of E naught to B naught. Here in case of electromagnetic wave, E is always equal to C, correct? And this C is actually equal to 1 upon root of epsilon naught into mu naught. And velocity of the wave in any other medium other than vacuum is given by 1 upon root of epsilon into mu here, where epsilon is permittivity of the medium and mu is going to be the permeability of that medium. Okay, and one more thing, the energy density of electric field, उसको हम बोलेंगे UE, is given by half epsilon naught into E square. Okay, and at the same time energy density in case of magnetic field is actually given by b naught square, sorry E naught है यहाँ पे, तो b naught square upon 2 mu naught. Okay, and as a wave का जो energy density है, मतलब पूरे wave का जो energy है, it is going to be the sum of energy density of electric field plus the energy density of magnetic field. And this energy density of electric field happens to be exactly equal to the energy density of magnetic field, and hence the total energy of electromagnetic wave happens to be either epsilon naught into E naught square, or it happens to be actually B naught square upon simply mu naught. Okay, both of these formulae are just equal, no doubt. And also that in case of the space wave propagation, we have proved the formula. The range of propagation is going to be equal to root of 2RH, right? And the total range when the transmitting antenna is also put at a height h2, then we can just get that this d will be equal to 2RH1 plus root of 2RH2, where h1 and h2 are respectively the heights of transmitting and receiving antenna. Okay, so all these are the formulae from this chapter. Let us see the numericals. See this first one. Yes, so calculate the frequency of in megahertz of a radio wave of wavelength 250 meter. Remember that the speed of all electromagnetic wave in vacuum is the same. Okay, so frequency we want to find out. So simply use this C is equal to F into lambda. Yeah, here F मतलब frequency यहाँ पे, ठीक है? तो wavelength दिया हुआ है, so frequency will actually be C upon lambda, where C is actually going to be 3 into 10 raised to 8, which to be divided by the wavelength which is given to be 250 here. So if we just worked out, then we can just get this 3. इसको हम चाहिए तो ऐसा करेंगे 300 लिख देंगे, चलेगा ना? 300 into 10 raised to
6, and that is to be divided by 250, so that we can just cancel out this by 50. So 55s are and 56 are, so that we can just get this 6 by 5, which means it is 1.2, that is into 10 raised to 6 hertz, which actually happens to be simply 1.2 megahertz, right? Let us go to the next question. Calculate the wavelength in nanometer of an X-ray whose frequency is given to be 2.0 into 10 raised to 18 hertz. Again, frequency f can be given by the formula c by lambda. Correct है? C is equal to f lambda use करके ही हमको मिलेगा ये. So c is, again we have that this 3 into 10 raised to 8 meter per second, no doubt. And frequency, okay, we want the wavelength, right? Okay, so let us see here. Wavelength will actually be c by f, where c is actually going to be 3 into 10 raised to 8 meter per second, and frequency is given to be 2 into 10 raised to 18 hertz. Okay, so 3 by 2 comes out to be 1.5, and 10 raised to 8 minus 18 becomes 10 raised to minus 10 meter, and this can also be written as 0.15 into 10 raised to minus 9 meter, and 10 raised to minus 9 meter means nanometer, so we can just call it as 0.15 nanometer. See the next. Yes, the speed of light is already, we know it. Calculate the frequency of red light of wavelength 6.5 into 10 raised to minus 7 meter. Again, the same thing. We want to find out the wavelength. Sorry, we want to find out the frequency. So frequency के लिए f is equal to c by lambda, where c is actually going to be 3 into 10 raised to 8, and that is to be divided by wavelength, which is given to be 6.5 into 10 raised to minus 7, which actually comes out to be 3 upon 6.5 into 10 raised to 15 here. It comes out to be 0.46 into 10 raised to 15, which can also be written as 4.6 into 10 raised to 14 hertz, which is going to be the answer. Let us see the next one. Yes, calculate the wavelength of a microwave of frequency 8 gigahertz. Yes, so wavelength we want. So wavelength is always equal to c by frequency f. So c is again 3 into 10 raised to 8 meter per second, because it's an electromagnetic wave. Remember, only for electromagnetic wave this speed can be used. Okay, and 8 gigahertz. अभी giga का मतलब क्या होता है? देखो ठीक से. Giga मतलब होता है 10 raised to 9. Remember. So if you just divide this, we get this 3 by 8 into 10 raised to minus 1, which actually comes out to be 0.375 into 10 raised to minus 1 meter, which can also be written as 0.0375 meter. But if you just want to convert it into centimeter, just multiply it by 100, which will make this decimal point to shift 2 digits at the right. And hence we can just get it as 3.75 centimeter as a final. Next. In an electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 raised to 10 hertz. What is the wavelength of the wave? Wavelength of a wave is always equal to c upon frequency of the wave. So c here is going to be 3 into 10 raised to 8 again. That is to be divided by frequency, which is 2 into 10 raised to 10 here, which actually makes it 1.5 into 10 raised to minus 2 meter, which can also be written as 1.5 centimeter. See the next. The amplitude of magnetic field of the harmonic EM wave in vacuum is given. Okay, what is the amplitude of electric field part? Okay, so here we have to use this formula. E naught upon B naught is actually equal to C, where C stands for the speed of light. So electric field का magnitude हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको ये B naught को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा. तो magnetic field का जो amplitude है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, उसको C से multiply कर देंगे, तो हमको electric field का amplitude मिल जाएगा आराम से. So C is going to be 3 into 10 raised to 8 meter per second, and that is to be multiplied by B naught, which is going to be 5 into 10 raised to minus 7 Tesla, which actually happens to be 3 5s are 15, and that is multiplied with 10 raised to 1 only, which actually makes it as 150, and that is going to be in volt per meter, which is the standard unit of electric intensity. Next, a tower has a height of 200 meter. How much population is covered by TV transmission if average population density around the tower is 1000 per kilometer square? Okay,
So see, and the radius of Earth is already given. Yes. So first of all, we'll have to find out the range of this TV tower. So range is given by the formula root of 2RH, right? So here R is given already 6,400 kilometers, or we can say 6.4 into 10 raised to 6, and height is already given to be 200, right? तो ये अगर डाल देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 200 into 2 मतलब 400 हो गया, करेक्ट है? So this is going to be 400 into 6.4 into 10 raised to 6. So we can just have this as 400 का square root 20 and root of 6.4 we have to find it out, and 10 raised to 6 का square root बनता है 10 raised to 3. Yes, we can just find out the square root of 6.4 by using the calculator. Yes, 6.4 का square root अगर निकालेंगे तो वो बनता है 2.529, which can also be written as 2.53 approximately. So it's going to be 2.53. Yes, and that is multiplied with 10 raised to 3 as it is. So if we just multiply this together, then it comes out to be 50.6, right? So here it is going to be 50.6 into 10 raised to 3 meter, which can also be written as 50.6 kilometer. Yes, this is going to be the range of propagation of that antenna. Okay, but अभी यहाँ पे अगर हम एंटीना बिठा देंगे सेंटर में, तो उसकी वजह से कितना एरिया वो कवर कर पाएगा और कितना पॉपुलेशन वो कवर करेगा, वो हमको फाइनली निकालना है. तो उसके लिए पहले हमको ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, सर्कल का एरिया जिसका रेडियस d के बराबर है. तो हमको ऑलरेडी पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज गोइंग टू बी पाई इनटू रेडियस स्क्वायर. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा 3.14 into d square, where d is actually going to be 50.6. Just keep it in kilometer only, just because this population is also given to be in 1000 per kilometer square. So just keep it in kilometer square only. So it will be 3.14 into 50.6. It actually comes out to be, yes, 50.6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो बनता है 2560.36, and if you just multiply it by 3.14, then it comes out to be 8039.53. okay, 8039. Just keep it as it is. It will be in kilometer square. This is the area of the whole circle which is covered by this tower, but the average population density is actually given to be 1000 per kilometer. मतलब 1000 people are there in per kilometer square area. 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में 1000 इतने लोग रहते हैं. तो ऐसे केस में कितना पॉपुलेशन कवर होगा, तो उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ people which are covered here, which it will be actually the number of people per unit area, which is called as a population density, which will be denoted by small n, into area of the whole circle. So population density here is going to be 1000 per kilometer square, that is multiplied by area, which actually happens to be 8039. okay, so here it becomes actually 8039 into 10 raised to 3. okay, this is the population which will be covered. Actually, we can also express it as 8.039 into 10 raised to 6 actually, which can also be written as 8 into 10 raised to 6, because ये 039 जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं आराम से. So this is going to be the correct option. चलो next one. Yes, the height of TV tower is 600 meter at a given place. Okay, calculate the coverage range. If radius of Earth is given, what should be the height to get the double coverage area? Okay, so see here, the range is given by the formula root of 2RH, no doubt. So R is given to be 6,400 kilometers. So it will be 6,400
into 10 raised to 3 actually, and that is multiplied with height, which is 600 meter. It's very large. Yes. So if we just multiply this together, we get this 1200 into 6400 here into 10 raised to 3, which can also be split up as 10 into 10 raised to, नहीं तो ऐसा करेंगे, चलो ठीक है, फिलहाल रखो उसको 10 raised to 3 as it is. In the next step, we can just have this 1.2 as it is into 10 raised to 3. Okay, इसको 1.2 into 10 raised to 3 लिख देंगे. Okay, फिर ये 6400 तो ऑलरेडी है और इसको भी 10 raised to 3 as it is लिख देंगे. अभी देखो ये 6400 का स्क्वायर रूट कितना बन गया, 80, करेक्ट है. ये 10 raised to 3 और ये 10 raised to 3 दो बार आया, तो उसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा, ऑब्वियसली 10 raised to 3 एक बार, और ये 1.2 जो है उसका स्क्वायर रूट हमको निकालना होगा, जो हम लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से निकाल लेंगे. सो 1 पॉइंट का स्क्वायर रूट जो बनता है 1.095. ओके, 095, and if you just multiply it by 80, yes, this is multiplied with 80, so actually it comes out to be 87.63. okay, so it will be 87.63 into 10 raised to 3 meter, which can also be written as 87.63 kilometer. okay, yes, 87 point almost 6 kilometer हमारा मिल गया पहला range. okay, but what should be the height of antenna so as to get the double coverage area. okay, तो अभी देखो यहाँ पे इस मीडिया मिल रहा है, तो अगर हम ये वाला इक्वेशन जो है ना उसको अगर थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा एक्चुअली d स्क्वायर इज गोइंग टू बी एक्चुअली 2RH ऐसा मिलेगा, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं h इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन 2R, करेक्ट है. यस, अभी हमको यहाँ पे इसको अगर हमने पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, h विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू पाई इंटू d स्क्वायर अपॉन 2R इंटू पाई, और कैन जस्ट कॉल इट एज 2 पाई r. ओके, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये जो पाई डी स्क्वायर है मतलब यहाँ पे रेडियस है कि नहीं, तो इसलिए ये पाई डी स्क्वायर मतलब एरिया बन जाएगा जो कवर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे h विल बी एक्चुअली इक्वल टू एरिया अपॉन 2 पाई r. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द हाइट इन टर्म्स ऑफ एरिया. अभी अगर हमको डबल एरिया कवर करना है, ठीक है, इफ एरिया हैज टू बी डबल्ड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी को कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है कि नहीं. अगर एरिया डबल होने वाला है तो उसका सीधा इफेक्ट क्या होगा, हाइट के ऊपर होगा. हाइट हैज टू बी डबल्ड, सो हाइट हैज टू बी आल्सो डबल्ड. ओके, अगर एरिया हमको डबल करना है तो हाइट को भी डबल करना पड़ेगा. ये सिंपल सा कॉमन सेंस यहाँ पे हमको यूज करना है. सो वी कैन जस्ट से दैट h dash, that is the new height which will cover double area, will actually be simply 2 times of the original height. so अब यहाँ पे ऑलरेडी हाइट कितना है, 600 मीटर है, तो अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमको मिलेगा नया हाइट जो कि 600 into 2 मतलब 1200 मीटर. so when we will just build a tower of 1200 meter height, it will just be able to cover the double area accordingly. okay, and then last question is a transmitting antenna at the top of a tower has a height of 32 meter and that of the receiving antenna is 50 meter. What is the maximum distance from the satisfactory communication in the line of sight mode, given that the radius of earth is already there. okay, so see here what we have to do is, यहाँ पे देखो ट्रांसमिटिंग एंटीना भी ऊपर बिठाया हुआ है और रिसीविंग एंटीना भी ऊपर बिठाया हुआ है, तो ऐसे केस में हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था, which is root of 2RH1, where H1 is the height of transmitting antenna, plus root of 2RH2, where H2 is going to be the height of receiving antenna. okay, here yes, let us try to put all the values here.
यस 2 इंटू, अब यहाँ पे r का जो वैल्यू है वो हमको पता है 6.4 इंटू 10⁶, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, और हाइट h1 जो कि ट्रांसमिटिंग एंटीना हाइट कितना है 32 है। ओके, ये हमको मिल गया। प्लस अभी दूसरा जो टर्म है तो उसके अंदर फिर से वही बात आएगी, 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ into height of the receiving antenna, which is actually going to be 50 meter. Yes. So if we just solve this further, then we can be able to get this 2 into 32 becomes 64, right? So this is 64 and this is already 6.4 here as it is, and 10⁶ kept as it is. Plus here it is going to be 2 into 50 actually comes out to be 100 into 6.4 kept as it is into 10⁶ kept as it is. So if we just work this out, then 64 का square root बनता है 8 into, let us try to find out the square root of 6.4 by using table. In our case 6.4 का square root जो बन गया 2.529, which can also be taken as 2.53 approximately. So this is 2.53 and that is multiplied with 10⁶ का square root जो बनता है 10�3 actually. Again here 100 का square root बनता है 10, then 6.4 का square root जो अभी अभी हमने निकाला 2.53 and 10⁶ का square root 10�3 again. So that if we just add these two up here, okay, we can just take this 2.53 common here, so that 8 plus 10 will be left inside the bracket. 2.53 is taken common and 10�3 also is taken common, so that we can write it as 18 into 2.53 into 10�3 as it is. So here we can just multiply this 18 with 2.53 easily by using a log table or a calculator. So it will be actually 18 multiplied by 2.53. Yes, it comes out to be 45.54, which is going to be the answer. 45.54 into 10�3 meter, which can also be written as 45 point approximately 5 kilometer, which is already there here in the answer. Okay. Yes. So these are the numerical questions which are in this chapter. Okay. So we declare here that this chapter has been finished along with the numericals, and this 11th standard syllabus also has been finished here. We can just continue the next chapter in next lecture in from 12th standard. तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा कल का लेक्चर, तो कल के लेक्चर में हम एक्चुअली 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. So we can just start with the first chapter from the 12th standard, that is about rotational dynamics. So just be prepared and just revise all the things what we have done in the fourth chapter or the fourth chapter from your 11th standard, that is laws of motion. Okay, तो laws of motion chapter के अंदर और इवन उसके पहले का जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स और मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर, उसके अंदर जो कुछ भी हमने किया है वो थोड़ा सा ठीक से प्रॉपर रिवाइज करके रखो, ताकि हमको रोटेशनल डायनामिक्स जो है वो और इजी जाए. ओके, चलेगा, ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.